तो चलिए शुरू करते हैं 1905 से। नोट्स में पहली बड़ी घटना है बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन ने कहा प्रशासनिक सुविधा के लिए है, बंगाल बहुत बड़ा है। पर क्या ये वाकई इतनी सीधी बात थी? नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी सीधी बात नहीं थी। सुविधा तो बस एक बहाना था। अच्छा। असली रणनीति थी फूट डालो और राज करो। बंगाल उस वक्त भारतीय राष्ट्रवाद का आप कह सकती हैं एक गढ़ था, एक हॉटबेड। हाँ, सारे क्रांतिकारी वहीं से आ रहे थे। बिल्कुल। और अंग्रेजों को यह बढ़ता हुआ राष्ट्रवाद एक खतरे की तरह दिख रहा था, तो उन्होंने सोचा कि आबादी को धर्म के आधार पर बांट दूं, ताकि वो आपस में ही उलझे रहें। हाँ, और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक ना हो पाए। और इसका असर क्या हुआ? क्या अंग्रेज अपनी चाल में कामयाब हुए? दिलचस्प बात यह है कि इसका असर बिल्कुल उल्टा हुआ। इस विभाजन ने लोगों को तोड़ने के बजाय और ज्यादा एकजुट कर दिया। स्वदेशी आंदोलन? हाँ, जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ वो जबरदस्त था। लोगों ने विदेशी सामान का बहिष्कार किया, अपने स्कूल कॉलेज खोले। ये राष्ट्रवाद की एक ऐसी लहर थी जो अंग्रेजों ने सोची भी नहीं थी। लेकिन इसका एक दूसरा असर भी तो हुआ, जो शायद ज्यादा गहरा था। बिल्कुल। ठीक अगले साल 1906 में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ। ये बहुत बड़ी बात थी। हाँ, क्योंकि इसने पहली बार भारतीय मुसलमानों के लिए एक अलग राजनीतिक मंच तैयार किया। ये वही बीज था जो आगे चलकर पाकिस्तान की मांग का पेड़ बना। मतलब एक ही घटना ने दो बिल्कुल अलग रास्तों को जन्म दे दिया। हाँ, एक तरफ एकजुट राष्ट्रवाद और दूसरी तरफ अलग पहचान की राजनीति। मतलब ये तनाव शुरू से ही था, और सिर्फ हिंदू मुसलमानों के बीच नहीं, कांग्रेस के अंदर भी, है ना? 1907 का सूरत स्प्लिट। हाँ, नरम दल और गरम दल। एक तरफ जो याचिकाएं दे रहे थे, और दूसरी तरफ लाल बाल पाल, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, जो कह रहे थे कि अब अर्जियों का वक्त गया, अब सीधे संघर्ष करना होगा। बिल्कुल। ये विभाजन कांग्रेस के लिए एक झटका था, पर यह दिखाता है कि आजादी कैसे हासिल की जाए, इस पर मंथन कितना गहरा था। लेकिन स्वदेशी आंदोलन का दबाव तो काम कर रहा था। 1911 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया। ये तो बहुत बड़ी जीत रही होगी। एक लिहाज से हाँ, जरूर। इसने ये साबित कर दिया कि अगर लोग एकजुट होकर विरोध करें तो सरकार को झुकाया जा सकता है। लेकिन अंग्रेज भी चतुर थे। उन्होंने विभाजन तो रद्द किया, पर साथ ही राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी। अच्छा, ये उसी समय हुआ था? हाँ, ये सिर्फ एक शहर बदलना नहीं था, ये उस कलकत्ता से दूर जाने की कोशिश थी जो क्रांति का केंद्र बन चुका था। और इसी बदलते माहौल में 1915 में गांधी जी की भारत वापसी होती है। ये अपने आप में एक टर्निंग पॉइंट है। सबसे बड़ा फर्क ये था कि गांधी जी राजनीति को सीधे आम जनता तक ले गए। अभी तक स्वतंत्रता संग्राम ज्यादातर पढ़े लिखे शहरी वर्ग तक सीमित था। सही। गांधी जी ने इसे किसानों, मजदूरों, महिलाओं, मतलब देश के हर आम इंसान का आंदोलन बना दिया। और उनके आने के बाद ही स्वराज की मांग और तेज हो गई। 1916 में होम रूल आंदोलन। हाँ, तिलक और एनी बेसेंट ने उसे लीड किया। ये पहली बार था जब स्वराज यानी सेल्फ रूल की मांग इतने जोर शोर से उठाई जा रही थी। और उसी साल एक और बड़ी चीज हुई, लखनऊ पैक्ट। हाँ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो अलग अलग रास्ते पर चल पड़े थे, एक साथ आए। ये एक छोटी सी अवधि के लिए ही सही, पर हिंदू मुस्लिम एकता की एक बड़ी मिसाल थी। फिर 1917 में गांधी जी का पहला बड़ा भारतीय प्रयोग हुआ, चंपारण। हाँ, बिहार के नील किसानों के लिए ये बेहद सफल रहा और इसने गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर स्थापित कर दिया। पर यहाँ एक पैटर्न दिखता है। वो क्या? जैसे जैसे भारतीयों का आंदोलन मजबूत होता, अंग्रेजों का दमन और बढ़ता जाता। और यहीं से कहानी में एक बहुत काला अध्याय शुरू होता है। 1919 का रॉलेट एक्ट, एक भयानक कानून। सरकार को किसी को भी सिर्फ शक के आधार पर बिना मुकदमे के जेल में डालने का अधिकार दे दिया। मतलब लोगों के नागरिक अधिकारों पर सीधा हमला। बिल्कुल। इसने अंग्रेजी न्याय व्यवस्था में जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था उसे भी तोड़ दिया। और इसी कानून के विरोध का नतीजा था जलियांवाला बाग, अमृतसर। उस घटना को समझना भी मुश्किल है। वो सिर्फ भीड़ को काबू करने की कोशिश नहीं थी। नहीं, वो आतंक फैलाने की एक सोची समझी कार्रवाई थी। जनरल डायर का मकसद पूरी कौम को ये संदेश देना था कि अगर सर उठाया तो कुचल दिए जाओगे। पर इसका असर तो उल्टा हुआ। हाँ, अंग्रेजों से यहाँ बहुत बड़ी गलती हो गई। जलियांवाला बाग एक त्रासदी से कहीं ज्यादा था। ये वो मॉरल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था। इसने राष्ट्र की चेतना को बदल दिया। और क्या, इसी एहसास ने असहयोग आंदोलन को जन्म दिया। बिल्कुल। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग के जख्म ने गांधी जी के पहले देशव्यापी आंदोलन 1920 के असहयोग आंदोलन की जमीन तैयार की। और इसका आइडिया बहुत शक्तिशाली था। हाँ, बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली, कि अगर हम भारतीय ही अंग्रेजों का साथ देना बंद कर दें, उनके स्कूल, कॉलेज, अदालतें सब कुछ छोड़ दें, तो उनकी हुकूमत अपने आप ढह जाएगी। और लाखों लोगों ने ऐसा किया भी। ये एक जबरदस्त आंदोलन था। लेकिन फिर 1922 में चौरी चौरा की घटना हो गई। हाँ, जहाँ भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन जला दिया और गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। एक ऐसा फैसला जिस पे आज भी बहुत बहस होती है। हाँ, ये बहुत विवादास्पद फैसला था। नेहरू और कई बड़े नेता भी इससे नाराज थे, लेकिन गांधी जी के लिए ये अहिंसा के सिद्धांत का सवाल था। उनके लिए तरीका भी उतना ही जरूरी था जितनी की मंजिल। बिल्कुल। उनका मानना था कि अगर आंदोलन हिंसक हो गया तो हम अंग्रेजों से नैतिक रूप से बेहतर कैसे रहेंगे। उनके लिए आजादी पाने का तरीका भी उतना ही पवित्र होना चाहिए था जितनी की आजादी खुद। तो आज सहयोग आंदोलन के बाद एक तरह की खामोशी छा गई। लेकिन अगला बड़ा मोड़ क्या था? अगला बड़ा मोड़ अंग्रेजों ने खुद हमें दिया, अपनी एक और गलती से।
1927 में उन्होंने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए साइमन कमीशन भेजा। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि 7 सदस्यों के इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। बिल्कुल, मतलब हमारा भविष्य क्या होगा इसका फैसला अंग्रेज करेंगे और हमसे पूछा भी नहीं जाएगा। ये एक बहुत बड़ा अपमान था। और इसका नतीजा ये हुआ कि जहां भी कमीशन गया, जबरदस्त विरोध हुआ। साइमन गो बैक का नारा पूरे देश में गूंज गया। इस विरोध का एक पॉजिटिव साइड भी था, जैसा कि नोट्स बताते हैं। 1928 की नेहरू रिपोर्ट। यही बात है, भारतीयों ने कहा ठीक है, अगर तुम हमारे लिए संविधान नहीं बना सकते तो हम अपना खुद बना लेंगे। ये मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी थी। हाँ, और इसमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई, यानी ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहते हुए स्वशासन। पर अब कांग्रेस की जो युवा पीढ़ी थी वो इससे आगे बढ़ना चाहती थी। एकदम, खासकर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। और यहीं से पूर्ण स्वराज का आइडिया सामने आया। 1929 का लाहौर अधिवेशन एक ऐतिहासिक मोड़। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य डोमिनियन स्टेटस से बदलकर पूर्ण स्वराज यानी पूरी तरह से आजादी कर दिया। और उन्होंने तय किया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। हाँ, ये एक ऐलान था कि अब हम बराबरी का दर्जा नहीं बल्कि पूरी आजादी चाहते हैं। तो अब लक्ष्य बदल गया था। इसे हासिल करने के लिए एक नए आंदोलन की जरूरत थी, और यहीं से दांडी मार्च की शुरुआत होती है। और गांधी जी की प्रतिभा इसी में थी कि वो पूरे आंदोलन को एक ऐसे प्रतीक से जोड़ देते थे जो हर आम आदमी को समझ आए। और इस बार उन्होंने नमक को चुना। हाँ, नमक, एक ऐसी चीज जिस पर अंग्रेजों ने टैक्स लगाया हुआ था और जो हर गरीब से गरीब भारतीय की जरूरत थी। तो साबरमती से दांडी तक की वो 240 मील की पैदल यात्रा सिर्फ नमक कानून तोड़ने के लिए नहीं थी। नहीं, वो उससे कहीं ज्यादा थी। वो एक सिंबॉलिक यात्रा थी। जैसे जैसे गांधी जी आगे बढ़ते गए, पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिक गईं। और फिर गोलमेज सम्मेलन हुए, गांधी इरविन पैक्ट हुआ, इन सब का आखिरकार कोई ठोस नतीजा निकला। हाँ, एक बहुत बड़ा नतीजा निकला। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये एक तरह से आजाद भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट था। अच्छा, इसने प्रांतों को स्वायत्तता दी और एक फेडरल स्ट्रक्चर की नींव रखी। इसी एक्ट के तहत 1937 में चुनाव हुए और कांग्रेस ने कई प्रांतों में सरकारें बनाई। मतलब ये पहली बार था जब भारतीयों को बड़े पैमाने पर शासन चलाने का अनुभव मिला। बिल्कुल, ये आजादी की तरफ एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल कदम था। तो अब हम कहानी के आखिरी और सबसे तेज दौर में पहुंचते हैं। 1940 का दशक। आजादी सामने दिख रही थी, लेकिन एक और खतरा भी था। हाँ। और इसकी शुरुआत 1940s में मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव से हुई। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसी में पहली बार अलग राष्ट्र की मांग की गई थी। हाँ, यहाँ पहली बार मुस्लिम लीग ने आधिकारिक तौर पर भारत के मुस्लिम बहुल इलाकों को मिलाकर एक अलग देश बनाने की मांग रखी। पाकिस्तान का विचार अब एक राजनीतिक लक्ष्य बन चुका था। और इसी दौरान दूसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो गया था। हाँ, और अंग्रेज युद्ध में फंसे थे। उन्हें भारत का साथ चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने साफ कह दिया कि एक गुलाम देश किसी और की आजादी के लिए नहीं लड़ सकता। पहले हमें आजादी दो। बिल्कुल। जब बात नहीं बनी तो 1942 में गांधी जी ने अपना आखिरी और सबसे बड़ा आंदोलन छेड़ा, भारत छोड़ो आंदोलन। और उनका नारा था करो या मरो। ये गांधी जी के बाकी आंदोलनों से काफी अलग लगता है। हाँ, इसमें एक तरह की अर्जेंसी है। एक सीधा संदेश था कि अब बातचीत का वक्त खत्म हो गया, या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। और ये बहुत जबरदस्त आंदोलन था। हाँ, अंग्रेजों ने इसे बेरहमी से कुचल दिया। सारे बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया, लेकिन इस आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी। और युद्ध के बाद अंग्रेज वैसे भी काफी कमजोर हो चुके थे। बहुत ज्यादा। उनकी आर्थिक और सैनिक ताकत टूट चुकी थी। इसका सबसे बड़ा सबूत 1946 में मिला, जब रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नाविकों ने विद्रोह कर दिया। मतलब उनकी अपनी नौसेना ने। हाँ, जब आपकी सेना ही आपके खिलाफ हो जाए तो समझ लीजिए कि खेल खत्म हो गया। अब अंग्रेजों के पास भारत छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो सत्ता सौंपने की प्रक्रिया शुरू हुई। कैबिनेट मिशन भारत आया। हाँ, 1946 में कैबिनेट मिशन का मकसद था सत्ता के शांतिपूर्ण ट्रांसफर का रास्ता बनाना। उन्होंने एक अंतरिम सरकार बनाने की कोशिश की, लेकिन तब तक कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बंटवारे को लेकर मतभेद इतने गहरे हो चुके थे कि कोई समझौता हो ही नहीं पाया। हाँ, बिल्कुल। और फिर आया 15 अगस्त 1947। दशकों का संघर्ष खत्म हुआ, भारत आजाद हुआ। लेकिन वो आजादी एक बहुत बड़ी कीमत पर आई, बंटवारा। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। ये दोहरी भावना वाला दिन है। एक तरफ सदियों की गुलामी से आजाद होने का जश्न था, तो दूसरी तरफ देश के बंटवारे का असहनीय दर्द। जब हम इस पूरी यात्रा को देखते हैं 1905 से 1947 तक, तो क्या चीज सबसे अलग नजर आती है? इसका सार क्या है? इसका सार ये है कि आजादी की लड़ाई लगातार विकसित होती रही। ये बंगाल विभाजन को रद्द कराने जैसी सुधार की मांगों से शुरू हुई, फिर स्वराज तक पहुंची, और आखिर में पूर्ण स्वराज ही एकमात्र लक्ष्य बन गया। और इसके साथ साथ एकता और विभाजन की दो धाराएं हमेशा साथ साथ चलती रहीं। सही बात है। 1916 का लखनऊ पैक्ट एकता की उम्मीद जगाता है। तो 1906 में मुस्लिम लीग का बनना और 1940 का लाहौर प्रस्ताव हमें बंटवारे की तरफ ले जाते हैं। बिल्कुल। इस टाइमलाइन को समझना सिर्फ तारीखी रटना नहीं है, ये उन रणनीतियों, उन बलिदानों और उन राजनीतिक बदलावों को समझना है जिन्होंने हमारे आज को बनाया है। इसी बात पर हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। इस पूरी कहानी को देखने के बाद क्या ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसा मोड़ था, कोई एक ऐसा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जहां से बंटवारे को टाला नहीं जा सकता था? या क्या ये कई छोटे छोटे गलत फैसलों और चूके हुए मौकों का एक दुखद नतीजा था?